नमस्कार। परख के आज के इस अंक में मैं आपसे शशि थरूर के द्वारा लिखे गए एक लेख पर बातचीत करूंगा। शशि थरूर का यह लेख आज की यानी कि 16 सितंबर 2021 के द हिंदू में प्रकाशित हुआ है। शशि थरूर के इस लेख का शीर्षक है हार्डली इंडिया चाइना सेंचुरी डेंग इन्विजन्ड। शशि थरूर के बारे में हम सब जानते हैं, वह एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की है और वो पिछले 3 बार से तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। शशि थरूर ने अपने इस लेख में मौजूदा समय में भारत और चीन के संबंधों की स्थिति की पड़ताल की है और भारत और चीन का जो संबंध है वह गलवान की घटना के बाद काफी बुरी स्थिति में है। गलवान की घटना में कई भारतीय सैनिकों को मार दिया गया था चीन के सैनिकों के द्वारा। तो शशि थरूर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस लेख में कि भारत और चीन की का जो संबंध है उसकी मौजूदा स्थिति क्या है और भारत के सामने किस तरह के विकल्प हैं। डेंग जियोपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1989 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से यह कहा था कि अगली सदी यानी कि 21वीं सदी भारत और चीन की सदी होगी और इसका अर्थ यह था कि दोनों ही देश आपस में सहयोग करेंगे, उनके बीच में आर्थिक संबंध मजबूत होगा और वे विश्व के पटल पर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जहां पर जिन देशों को विकासशील देश माना जाता है वह भी मजबूती से अपना झंडा गाड़ सकते हैं। लेकिन मौजूदा समय में जो भारत और चीन के संबंधों की स्थिति है वह अच्छी नहीं मानी जा सकती है। शशि थरूर यह कहते हैं कि भारत और चीन के बीच में के बीच का जो संबंध है वो हमेशा ही उथल पुथल से भरा रहा है। 1959 में 1959 में जब दलाई लामा भारत आए और भारत ने उन्हें शरण दिया तो इससे चीन के भीतर एक नाराजगी पैदा हुई। लेकिन बाद में भारत ने कोशिश की कि चीन के साथ उसके संबंध सामान्य बने। भारत ने वन चाइना की पॉलिसी को स्वीकार किया और उसने तिब्बत के अलगाववाद की नीति से भी अपना पल्ला झाड़ लिया और उसने यह कहा कि जो दलाई लामा है वो एक सम्मानित शरणार्थी के रूप में हमारे देश में है और वो उन्हें एक धर्म गुरु के रूप में मान्यता देता है। दूसरी ओर चीन ने भी यह कहा कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है उसको भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ा जा सकता है और मौजूदा समय में भारत और चीन दोनों ही यह कोशिश कर सकते हैं कि उनके आर्थिक संबंध मजबूत हों और दोनों देश प्रगति करें। इस लिहाज से 1990 के बाद भारत और चीन के बीच में व्यापार काफी बढ़ा और अभी वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच का जो व्यापार है वह $100 बिलियन के करीब है और यह व्यापार लगातार बढ़ने की दिशा में ही जा रहा है। यानी कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे तो शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं वो हिंदुस्तान की यात्रा पर आए थे और दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने यह फैसला किया कि अब हमारा जो संबंध है वो और ज्यादा मजबूत होना चाहिए और यह फैसला किया गया कि 70 नई संयुक्त परियोजनाओं पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। और वह मौजूदा समय में शशि थरूर यह बताते हैं कि हिंदुस्तान में जो अलग अलग तरीके के निर्माण के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें चीन का तकरीबन $24 बिलियन निवेश हुआ है। इस स्थिति में चीन और भारत दोनों के जो आर्थिक संबंध हैं वो दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शशि थरूर ये कहते हैं कि भारत अक्सर यह कोशिश करता है कि ब्रिक्स या रिक के बैठकों के माध्यम से वो चीन के साथ एक संवाद की स्थिति रखे और ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका जो एक साझा मंच है उसके माध्यम से, और रिक यानी कि रसिया, इंडिया और चाइना, ये जो दो मंच हैं इसके माध्यम से भारत एक संवाद की स्थिति कायम रखने की कोशिश करता है। लेकिन शशि थरूर यह कहते हैं कि जो चीन की जो रणनीति रही है वह एक हमलावर की रणनीति रही है। उनका यह कहना है कि जो एलएसी के आसपास का क्षेत्र है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, जैसे कि भारत चीन सीमा हम कह सकते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों में भारत और चीन दोनों का यह दावा रहता है कि उसकी कुछ जमीन दूसरे देश के पास है। यानी कि भारत यह कहता है कि चीन ने उसके बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और उसी तरीके से चीन भी यह दावा करता है। लेकिन जो चीन की सेना है वह एक अलग तरह की रणनीति पर काम करती है। हर कुछ समय के बाद वह एलएसी के आसपास के हिंदुस्तान के कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लेती है और उस समय एक तनाव की स्थिति पैदा होती है, टकराव की स्थिति पैदा होती है और उसके कुछ समय के बाद चीन की सरकार यह कहती है कि अब हम शांति की स्थिति में जा रहे हैं। लेकिन शशि थरूर का यह कहना है कि जब भी ऐसी स्थिति पैदा होती है उसके बाद
भारत का कुछ भूभाग चीन अपने कब्जे में ले लेता है। उनका यह कहना है कि गलवान घाटी का जो झड़प हुई जिसमें हमारे सैनिकों की हत्या की गई, उसके बाद भी जो स्थिति बनी हुई है उसमें गलवान घाटी के आसपास का जो 900 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है उस पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया है। अब यह क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके बारे में कोई विवाद था, यह निश्चित तौर पर भारत का क्षेत्र था, लेकिन चीन ने इस झड़प का सहारा लेते हुए अपने सैन्य बल का प्रदर्शन करते हुए हिंदुस्तान के इस इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। शशि थरूर यह कहते हैं कि जो चीन की यह रणनीति है उसके बरक्स जो हमारे पास विकल्प हैं वह बहुत सीमित हैं। वो यह कहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने कुछ ऐप्स को बैन किया, थोड़ा आर्थिक झटका देने की कोशिश की चीन की कंपनियों को, लेकिन इसका बहुत सकारात्मक नतीजा नहीं निकला, क्योंकि अभी भी चीन जो है वो हिंदुस्तान की उस भूभाग पर कब्जा जमाए हुए है। भारत की सेना भी वहां पर है और कई स्तरों पर बातचीत भी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं आया है। कम से कम यह नतीजा तो नहीं आया है कि चीन ने यह कहा हो कि अब जो 900 वर्ग किलोमीटर जो हिंदुस्तान का उसने अपने कब्जे में ले लिया है उसे वो छोड़कर पीछे जा रहा है। तो इस लिहाज से भारत के पास विकल्प कम होते जाते हैं। शशि थरूर यह कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान जो है वो आर्थिक मोर्चे पर बहुत ज्यादा जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की दवा कंपनियां या बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो चीन से मिलने वाले कच्चे माल पर निर्भर करती हैं। और हकीकत यह है कि भारत और चीन के बीच का जो व्यापार है उसमें भारत का हित ज्यादा है। जो चीन का कुल व्यापार है उसका 3% भारत के साथ है, लेकिन भारत की स्थिति इसकी तुलना में थोड़ी ज्यादा नाजुक है। इस लिहाज से आर्थिक मोर्चे पर जो एक पाबंदी लगाने या संघर्ष करने का विकल्प है, शशि थरूर का मानना है कि वो थोड़ा सीमित हो जाता है। ऐसे में शशि थरूर यह कहते हैं कि हिंदुस्तान के पास दो विकल्प बचता है। एक विकल्प तो यह है कि वो चुपचाप इस स्थिति को स्वीकार कर ले और यह मान ले कि चीन ने जो किया वह एक घटना थी और उसको भूलकर वो आगे देखे। या दूसरी स्थिति यह है कि वो चीन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एक रणनीति बनाने की कोशिश करे। निश्चित रूप से हिंदुस्तान की रणनीति हमेशा से यह रही है कि कभी भी वह अमेरिका और चीन के झगड़े में अमेरिका का पक्ष लेकर एक अमेरिका के एजेंट के रूप में काम नहीं करता रहा है। लेकिन जहां तक अपने राष्ट्रीय हितों की बात है वहां पर भारत को निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए कि वह वैश्विक स्तर पर चीन की एक तरीके से घेरेबंदी करे। घेरेबंदी से यहाँ तात्पर्य है उस पर उसके ऊपर दबाव बनाना और उसको यह एहसास दिलाना कि वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ सकता है अगर वह अपनी विस्तारवादी नीतियों के माध्यम से काम करता है। तो थरूर अपने तर्क को यहीं पर विराम देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ एक बातों में थरूर ने काफी साहसिक रूप से तथ्यों को रखा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होती है कि चीन ने भारत के कितने भूभाग पर कब्जा कर लिया है पिछले 1.5 सालों में। राहुल गांधी कभी कभी बयान देते हैं और उसके बाद मीडिया में एक तरीके से उनकी खिल्ली उड़ा दी जाती है, लेकिन यह लिखकर शशि थरूर ने एक साहसिक काम किया है और भारत सरकार को यह चाहिए कि वह इस मामले में स्पष्टीकरण दे कि आखिर कितनी जमीन पर कब्जा चीन ने जमा रखा है। शशि थरूर कुछ चीजों पर रुक जाते हैं, मुझे लगता है कि उन चीजों को भी हमें समझने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस सरकार के बारे में, मौजूदा सरकार के बारे में, मोदी सरकार के बारे में, कि सिर्फ चीन के साथ नहीं हमारे सारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध खराब होते चले गए हैं। तो आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम यह दावा कर सके कि चीन के अलावा बाकी सारे पड़ोसी हमारे साथ हैं और वो इस चीज को मानते हैं कि जो हिंदुस्तान का पक्ष है वो न्याय का पक्ष है, वो सत्य का पक्ष है। हम रणनीतिक रूप से पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर होकर अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता तो नहीं खो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हमारा जो संवाद हो वो दूसरे देशों के साथ भी हो। हम अन्य देशों का समर्थन हासिल करें, सैन्य रूप से अपने आप को मजबूत करें और एक मजबूत नेतृत्व के साथ हम चीन को यह दिखाएं वह जिस तरह की हमलावर रुख को अख्तियार किए हुए हैं उसे हिंदुस्तान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार काफी पर्देदारी के साथ चीन के मसले पर काम करती है और अगर पाकिस्तान का मसला होता है तो ज्यादा खुलकर बोलती है, लेकिन चीन के मसले पर गलवान की घटना के बाद प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमारे देश की सीमा में किसी दूसरे देश के सैनिक नहीं आए हैं। एक तरीके से यह चीन की जो एक कोशिश थी भारत पर हमला करने की,
जिसका नतीजा भारत के सैनिकों की हत्या के रूप में सामने आया, उसको हल्का करने का काम प्रधानमंत्री ने किया था। और अभी भी विदेश मंत्री के स्तर तक का नेता बहुत साफ शब्दों में जो एलएसी है उसकी स्थिति के बारे में नहीं बताता है। और शायद शशि थरूर को इस लेख में लिखी हुई बातों के अलावा यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि संसद में कभी भी यह मसला बहुत बड़े मसले के रूप में उभर नहीं पाया। संसद का पिछला सत्र हंगामे के भेंट चढ़ा, लेकिन नेता के रूप में शशि थरूर या कई अन्य लोग कभी भी इस मसले को इतनी जोर शोर से नहीं उठा पाए कि देश का मीडिया इसे गंभीरता से ले। इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि अकादमिक लेखन के रूप में तो शशि थरूर इन बातों को रख देते हैं और कुछ हद तक वो साहसिक बातें भी करते हैं, लेकिन एक सांसद के रूप में और एक पार्टी के नेता के रूप में उनकी भूमिका भी काफी हद तक सवालों के घेरे में आ जाती है। बहरहाल मेरी यह सोच है कि जो शशि थरूर का लेख है वो काफी महत्वपूर्ण है और इसे आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। यह काफी महत्वपूर्ण तरीके से हमें भारत चीन संबंधों की मौजूदा स्थिति और उसके पृष्ठभूमि के बारे में बताता है। पढ़क के आज के इस अंक को मैं यही रोकता हूँ। अगले अंक में हम मिलेंगे और किसी अन्य लेख पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।